नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े से बचे पंजशीर में लड़ाई ख़तरनाक मोड़ पर जाती दिख रही है। पंजशीर घाटी अफ़गानिस्तान के उन चंद इलाक़ों में है जहां अभी तालिबान का कब्ज़ा नहीं हुआ है। पंजशीर से जुड़े ज़राए ने दावा किया है कि अंद्राब में हुई लड़ाई में 50 से ज़ायद तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 20 से ज़ायद लड़ाकों को कैदी बनाया गया है। इस लड़ाई में तालिबान के मकामी कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया गया है। वहीं पंजशीर का साथ देने वाले एक लड़ाके की मौत हुई है और 6 ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि तालिबान से जुड़े ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन एक तालिबान लड़ाके ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि पंजशीर को माफ़ नहीं किया जाएगा। कल रात तालिबान से जुड़े एक और ज़राए ने दावा किया था कि बानू पर फिर से तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। पंजशीर घाटी में जो रिबल्स हैं उनकी अगवाई कर रहे अहमद मसूद के लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। इनके साथ अफ़गानी फ़ौज भी शामिल है। ये अफ़गानी झंडे के साथ लड़ रहे हैं। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे मसूद ने कहा कि जंग की तैयारी है, लेकिन अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। इसी दौरान तालिबानी तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त रेड लाइन थी। अगर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि उनकी फ़ौज इस तारीख तक अफ़गानिस्तान से चली जाएगी, इस तारीख को आगे बढ़ाने का मतलब है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज फिर अपना कब्ज़ा बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को इसका खुमियाजा भुगतना होगा। I shall try, I don't promise, but I shall try to see President Chirac, President de la République Française, and to both of them I shall say what I heard here since a few days and what Commandant Massoud is going to tell me in a few moments. I will make the report of all that, and I hope that all that will be helpful. چند روزی دیدن که مثلا چیزا رو دیدیم، مثلا مطالب شنیدیم و وقتی که ما باز بگردیم. Last word. दहशतगर्द ग्रुप्स की हिमायत नहीं करने का पाकिस्तान का झूठ पीर के रोज़ फिर उजागर हुआ। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने तालिबान के हिमायत में रैली निकाली। दोनों तंजीमों के दहशतगर्दों ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के काबिज़ होने पर हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाया। इनके कायदीन ने भड़काऊ तकरीरें भी की। इधर पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर्स ने तालिबान कायद मुल्ला बरादर और ISI सरबराह फैज़ हमीद की एक साथ नमाज अदा करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की है। इसमें इमरान खान हुकूमत के लिए शर्मिंदगी और बढ़ा दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फिर से सफाई दी है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी का फ़ैसला सही था। ऐसा कोई तरीक़ा ही नहीं था
जिससे इतने लोगों को बिना तकलीफ और नुकसान के काबुल से निकाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि आप लोग जो दिल दुखाने वाली तस्वीरें देख रहे हैं ये होना ही था, मेरा दिल इन लोगों को देखकर दुखता है, लेकिन आखिर में सवाल यही है कि अगर हम अभी अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ते तो कब छोड़ते। फ़ौज की वापसी का मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था और इसको एक सही फैसले के तौर पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब तक की मुहिम के बारे में बताते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने 36 घंटों में 11,000 लोगों को निकाला, हालांकि उन्होंने इसकी डिटेल्स नहीं दी। इसमें अमेरिकी एयरफोर्स और चार्टर और गैर अमेरिकी फ़्लाइट्स की सभी फ़्लाइट्स को भी शामिल किया गया है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी हज़ारों लोग एयरलिफ्ट के इंतज़ार में हैं। ये अमल सिक्योरिटी वजूहात और अमरीकी ब्यूरोक्रेसी की वजह से धीमा हो रहा है। बाइडेन ने यह भी कहा कि अमरीकी फ़ौज ने काबुल एयरपोर्ट पर सेफ जोन बनाया है। सेफ जोन का दायरा बढ़ाने में तालिबान ने उनकी मदद की है। Taliban has to make a fundamental decision. Is the Taliban going to attempt to be able to unite and provide for the well-being of the people of Afghanistan, which no one group has ever done since before, dealing for hundreds of years? And if it does, it's going to need everything from additional help in terms of economic assistance, trade, and a whole range of things. The Taliban has said, we'll see whether they mean it or not. They're seeking legitimacy. They're seeking legitimacy to determine whether or not they will be recognized by other countries. They have told other countries as well as us they don't want us to move our diplomatic presence completely. But all of this is all just talk now. All just talk now. And so far, the Taliban has not taken action against U.S. forces. So far, they have, by and large, followed through on what they said in terms of allowing Americans to pass. अफगानिस्तान बहरान पर बातचीत के लिए मरकजी हुकूमत ने जुमेरात यानी 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत ख़ारजा से सियासी पार्टियों के कायदीन को जंग से मुतासरा मुल्क के वाक़यात के बारे में जानकारी देने को कहा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इस मामले में आगे की डिटेल्स देंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एस जयशंकर के पोस्ट पर पूछा कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोलते या फिर उन्हें पता ही नहीं कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। 17 अगस्त को पीएम मोदी ने इस मामले पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी जिसकी उन्होंने सदारत की थी। इस दौरान उन्होंने ओहदेदारों से अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए कहा था। एक सीनियर अफसर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान को न सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करनी चाहिए बल्कि हमें उन सिख और हिंदू माइनॉरिटीज़ को भी पनाह देनी होगी जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं। अफगानिस्तान में बदले हालात और तालिबान इक़्तिदार का असर हिंदुस्तान में भी दिखने को मिल रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे हिंदुस्तान के कारोबारी काफ़ी मुतफक्किर हैं। सबसे ज़्यादा असर मुल्क के ड्राई फ्रूट्स के बिज़नेस पर हुआ। हिंदुस्तान में करीब 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आता है। इसमें किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इनकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आया है। एक हफ्ते के अंदर ड्राई फ्रूट्स 40% तक महंगे हो गए, यानी फ़ी किलो 200 से 400 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के चांदनी चौक में ड्राई फ्रूट की मंडी है। ये मुल्क की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट की मंडी मानी जाती है। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में ड्राई फ्रूट यहीं से जाता है। हफ्ते के रोज़ जब इस मंडी में पूछा गया तो त्योहारों का सीज़न होने के बाद भी कुछ खास चहल पहल यहाँ नज़र नहीं आई। यहाँ पैर रखने के लिए आमतौर पे जगह नहीं होती, लेकिन अब कम लोग ख़रीदारी करते दिख रहे हैं। जो लोग मंडी में आए हैं वो भी काफ़ी तोल मोल कर ही ड्राई फ्रूट ख़रीद रहे हैं। जो 5 किलो किशमिश ख़रीदने के लिए घर से निकले हैं वो यहाँ पहुँचने के बाद 2 से 3 किलो ही किशमिश ख़रीद पा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्राई फ्रूट के बिज़नेस पर तालिबान का कितना असर हुआ है। एक ड्राई फ्रूट कारोबारी ने बताया कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो काबुल के रहने वाले थे जो ड्राई फ्रूट के बिज़नेस के लिए ही हिंदुस्तान आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। वो कहते हैं कि अभी जो हालात हैं वैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। जो बादाम 10 दिन पहले
600 रुपये फ़ी किलो बिक रहा था, वो अब 1000 से 1100 रुपये में बिक रहा है। अंजीर सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान से आती है, इसका रेट पहले 1000 रुपये फ़ी किलो था, अब ये एक झटके में बढ़कर 1400 रुपये तक पहुंच गया। ड्राई फ्रूट रिटेलर बताते हैं कि बादाम, किशमिश, अंजीर, मुनक्का जैसे ड्राई फ्रूट के दाम 300 से 400 रुपये एक झटके में ही बढ़ गए। ग्राहक हैरान है कि अचानक भाव इतने कैसे बढ़ गए। मरकज़ी हुकूमत ने अपनी जायदादें, अपने एसेट्स के सही इस्तेमाल के लिए उनका जो इख्तियार है वो बेचने का फ़ैसला किया है और ये इसके लिए अलग अलग मरहलों में तारीखें तय की गई हैं। अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए, जो करीब 81 बिलियन डॉलर है, इसका इंतज़ाम किया जाएगा इन एसेट्स को बेचकर। हुकूमत को इससे अपना ख़जाना भरने और जो माशी घाटे हो रहे हैं उसको काबू में रखने में मदद मिलेगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट भी मिलेगा। पुराने और चालू हालात वाले एसेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक प्लान बनाया गया है जिसे नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP का नाम दिया गया है। इस प्लान के तहत रोड और रेलवे की जायदादें, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन लाइनें और गैस पाइपलाइनों को बेचे बिना उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने पीर के रोज़ इसका रोड मैप जारी किया। 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम को आज वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मईशियत में रिवाइवल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अहम रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पब्लिक प्रॉपर्टी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उनको मोनेटाइज करेगी। इससे जो भी रकम आएगी उसका इस्तेमाल मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ब्राउन फील्ड यानी चालू एसेट में लाया जाएगा, यानी जिन एसेट को जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया उनको बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को साथ लाया जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा और उनका मालिकाना हक हुकूमत के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत सिर्फ मरकज़ी हुकूमत की जायदादों का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। हालांकि रियासतों को अपने एसेट मोनेटाइज करने को बढ़ावा देने के लिए मरकज़ उनको इंसेंटिव देगा। उनको 50 साल का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा, जिसके लिए इस माली साल बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है। वज़ीर फाइनेंस ने यह भी कहा कि अगर रियासत अपनी किसी कंपनी को बेचते हैं तो मरकज़ उससे मिलने वाली रकम के बराबर माली मदद देगा। अगर वो उसको शेयर बाज़ार में लिस्ट कराते हैं तो उससे मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा, और अगर उसको मोनेटाइज करते हैं तो मरकज़ 33% हिस्सा मदद के तौर पर देगा। There's no land here. This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means, are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. And more importantly, I want to show you again a slide which Amitabh showed and which has been very clearly emphasized by Rajiv Kumarji, that ownership of assets remains with the government. That was a slide shown. I'm just showing it here. The ownership remains. कांग्रेस ने सरकार के नेशनलाइजेशन से निजीकारी की तरफ बढ़ते इक़दाम को मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि पैसा जमा करने का ये तरीक़ा इंतहाई नुकसानदाह है और कौमी मफादात को गहरा धक्का पहुंचाने के मुतरादिफ है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत का नेशनलाइजेशन से निजीकारी की तरफ जाने का फैसला मुल्क के लिए नुकसानदाह साबित होगा। मोदी हुकूमत जायदादें बेचकर अपने माशी मफादात को तो पूरा कर सकती हैं, लेकिन निजीकारी की दौड़ कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाएगी।
इसके साथ ही पार्टी ने एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि सरकारी इमलाक को फरोख्त करने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया कि एक ज़माने में वो मुल्क की दौलत बनाते थे और आज मुल्क बेचने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मोदी है तो यही मुमकिन है। मुल्क की 6 लाख करोड़ की जायदाद फरोख्त, सड़कें, रेलें, काने, टेलीकॉम, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, खेलों के स्टेडियम, यानी मोदी जी आसमान, ज़मीन और पाताल फरोख्त कर डालेंगे। अगर बीजेपी है तो मुल्क की जायदादें नहीं बच सकेंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स की मुबैना छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में लोगों ने पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इस वाक़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि मामला इंदौर बाणगंगा थाना इलाके के गोविंद नगर का है, जहां पर लोगों का कहना है कि एक शख्स ने चूड़ी बेचने के बहाने ख़वातीन से छेड़छाड़ की। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स की पिटाई की गई है उसके मुताबिक इतवार को दोपहर 2 बजे के बाद गोविंद नगर कॉलोनी में वो चूड़ी बेच रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और पैसे भी छीन लिए। तस्लीम नाम के इस नौजवान का कहना है कि जब वो चूड़ियाँ बेच रहा था तो इस दौरान पहले कुछ लोगों ने उसकी ज़ात पूछी और ज़ात बताने पर लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस वीडियो पर कांग्रेस के रहनुमा और मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने शिवराज हुकूमत की तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि ये वीडियो अफगानिस्तान का नहीं है बल्कि आज इंदौर का है। शिवराज सिंह जी के ख्वाबों के मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले मुसलमान का सामान लूटकर खुलेआम भीड़ से लिंचिंग करवाई जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, क्या यही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं आप? इन दहशतगर्दों पर कार्रवाई कब? इमरान प्रतापगढ़ी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी चूड़ी बेचने वाले इस नौजवान से फ़ोन पर बात हुई है और इस नौजवान का जितना भी माली नुकसान हुआ है वो उसको अपने पास से देंगे और क़ानूनी मदद के लिए वकील भी फराहम कराएंगे। उन्होंने लिखा कि पुलिस इस मामले की लीपापोती करना चाहती है और उनकी टीम लगातार मुतासरा लड़के के साथ है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी की कीमत में हो रहे मुसलसिल इजाफे पर हुकूमत पर हमला किया और कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफे से आम खवातीन तकलीफ में हैं और हुकूमत को उनके इस दर्द पर तवज्जो देनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं है, काम धंधे बंद हैं। यह आम खवातीन की तकलीफ है, उनके दर्द पर कब बात होगी? महंगाई कम करो। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें एक खातून कह रही है कि उसके पास महज एक सिलेंडर है लेकिन उसे भरवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। चूल्हे पर खाना बनाने पर कहते हैं कि आलूदगी बढ़ रही है, हम जाएं तो कहां जाएं। हर महीना सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक नारा भी लिखा, महंगाई की मार बस करो अब बीजेपी हुकूमत। इसमें यह भी बताया गया कि 2021 में रसोई गैस का सिलेंडर 165 रुपये महंगा हुआ। 1 जनवरी को 694 रुपये, 4 फरवरी को 719 रुपये, 7 फरवरी को 759 रुपये, 25 फरवरी को 794 रुपये, 1 मार्च को 819 रुपये, जुलाई को 834 रुपये और 17 अगस्त को 859 रुपये हुआ। मेरे पास एक सिलेंडर है, वो भी भराने के मेरे पास पैसा ना होती है, ठीक है। और मेरा चूल्हा बनाई हूँ, चूल्हा पर खाना हम बना लेते हैं, वो भी लकड़ी नहीं है मेरे पास, लकड़ी चुन चान के ले आती हूँ, मैं बनाती हूँ खाना। ये भी ये खाना बनाती हूँ तो लोग कहता का ये प्रदूषण फैलता है, ये होता है वो होता है, ये चूल्हा मत जलाओ। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, काठी पर बनाए खाना है। इतना पैसा बढ़ ही जा रहा हर महीना सिलेंडर के। सैयद अली शाह गिलानी की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक ग्रुप तहरीक हुर्रियत ने इतवार के रोज़ अपने ऑफिस से साइन बोर्ड हटा लिया। इस ग्रुप का हेड ऑफिस श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में है। जानकारी के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत UAPA के तहत इस तंजीम के दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ पाबंदी लगा सकती है। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि कार्रवाई के डर से उन्होंने खुद बोर्ड हटा लिए हैं। UAPA की सेक्शन 3(1) के तहत हुर्रियत पर कार्रवाई हो सकती है। अगर मरकज़ी हुकूमत को लगता है कि कोई तंजीम या गैर कानूनी तंजीम है या बन गई है तो वो UAPA के तहत
उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जून में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर घाटी में बढ़ते कट्टरपंथ पर काबू रखने की बात कही थी, जिसके बाद एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापा मारा था। एनआईए हुर्रियत के खिलाफ टेरर फंडिंग के कई मामले की जांच कर रही है। इस मामले में दोनों ग्रुप्स के कई लोग 2017 से जेल में हैं। जेल में बंद लोगों ने गिलानी के दामाद अल्ताफ़ अहमद शाह, कारोबारी ज़ुहूर अहमद वटाली, गिलानी के करीबी और तहरीक हुर्रियत के तर्जुमान अयाज अकबर, इसके अलावा कई और नाम हैं। ये सब लोग इसमें मुबैना तौर पर शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में हुर्रियत से जुड़े कई कायदीन को दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। बिहार में हुक्मरान जमात जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद और अहम अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल के कायदीन ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के मुतालबे के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आला नीतीश कुमार और असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव की क़यादत में 10 सियासी जमातों के कायदीन ने साउथ ब्लॉक में वाक़ वज़ीर आज़म के दफ्तर में मोदी से मुलाकात की। वफ़द में बिहार के वज़ीर विजय कुमार चौधरी, बीजेपी के लीडर जनक राम, कांग्रेस के लीडर अजीत शर्मा, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जितिन राम मांझी, सीपीआईएम के रुकने असेंबली अजय कुमार, सीपीआई के लीडर सूरजकांत पासवान और एमआईएम के अख्तर इमाम शामिल थे। नीतीश कुमार ने वज़ीर आज़म मोदी से मिलने के बाद कहा कि पीएम मोदी ने उनकी बातों को गौर से सुना है और वो ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर फैसला ज़रूर लेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के सिलसिले में वज़ीर आज़म को पूरी बात बता दी गई और उन्होंने इस मरदमशुमारी से इनकार नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर इस मरदमशुमारी से दर्ज फ़हरिस्त ज़ात, दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल, दीगर पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों के हवाले से सही मालूमात मिल जाएँ तो मुनासिब फ़ैसला लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि असेंबली में 2020 और 21 में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक क़रारदाद मंजूर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस दरमियान एक वज़ीर ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के सिलसिले में एक बयान दिया था, इससे कायदीन में बेचैनी पैदा हो गई है। बाद में वज़ीर आज़म से मिलने के सिलसिले में एक ख़त भेजा गया और उन्हें इसकी इजाज़त मिल गई। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब पेड़ों की और जानवरों की मरदमशुमारी हो सकती है तो ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी क्यों नहीं की जा सकती। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो अब उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई। हम लोगों के यहाँ सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी। पेड़ों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है रिलीजन का भी जो है वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए दोनों दहशतगर्द लश्कर तैयबा के थे। दोनों ही श्रीनगर शहर में हुए एनकाउंटर में मारे गए। इस बारे में पुलिस ओहदेदारों ने जानकारी मीडिया से शेयर की।
आज अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारा गया। अब्बास शेख अपने आप को ARF का चीफ मानता था, जबकि रियलिटी में साकिब मंजूर अब्बास दोनों एलिटी तंजीम की वास्ता रखता था। और जांच खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहां पर घेरा और उनको चैलेंज किया और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब दिया गया। उस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा आप सब जानते हैं कि अब्बास से कितना आतंक फैला रखा था, नए लड़कों को मोटिवेट करता था टेररिज्म में ज्वाइन करने के लिए। परेशान थे पेरेंट्स लोग, फैमिली मेंबर परेशान। ये खबर मुल्क की जो हम माशी राजधानी दारुल हुकूमत कहते हैं मुंबई, उससे जुड़े पालघर ज़िले की है। यहाँ से अंबरभुई गांव में एक हामिला खातून को लकड़ी में बंधे कपड़े पर लटकाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव तक अभी भी सड़क नहीं बन पाई है। ये वाक़या चाशुम्बे का है, लेकिन इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद पीर के रोज़ मामला सुर्खियों में आया। वडा तालुका का अंबरभुई गांव ऊंची पहाड़ी पर है। यहां तबीयत खराब होने पर मरीजों को इसी तरह से नीचे लाया जाता है। इस गांव की रहने वाली 21 साल की आरती विशाल तबाले 7 महीने की हामिला है। चाशुम्बे की शाम उन्हें दर्द शुरू हुआ। दर्द बढ़ने पर आरती के भाई ने गांव के कुछ नौजवानों के साथ आरती को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उन्होंने लकड़ी और कपड़े के सहारे एक डोलीनुमा सवारी तैयार की और आरती को उसमें लिटाकर हॉस्पिटल के लिए निकले। घने जंगल से निकला रास्ता बारिश की वजह से फिसलन भरा हो गया था, इसलिए पैदल चलने में भी मुश्किलें आई। पहाड़ी रास्ते पर पैर ना फिसले इसलिए पालकी उठाने वालों ने अपनी चप्पलें भी उतार दी थी। आरती के बड़े भाई विकास लीलका ने बताया कि 18 अगस्त को आरती को लेबर पेन शुरू हुआ था। वो काम के सिलसिले में वसई में थे। इसी दौरान उन्हें कॉल पर बताया गया। इसके बाद वो काम छोड़कर गांव पहुंचे। गांव के कुछ नौजवानों की मदद से बांस के सहारे डोली बनाई और आरती को उसमें लिटाया। तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्हें मेन रोड से गाड़ी मिली। आरती को उसमें बिठाकर हॉस्पिटल तक ले जाया गया। भाई बहन की रुला देने वाली ये कहानी मध्य प्रदेश के पन्ना की है। रक्षाबंधन पर बहन अपने फिजिकली हैंडीकैप भाई को राखी बांधना चाहती थी। पास में इतने पैसे नहीं थे कि राखी बांधने 30 किलोमीटर दूर भाई के घर जा सके। बीवी की मजबूरी देखकर उसके शोहर ने एक फ़ैसला किया। बीमार होने के बावजूद उसके शोहर ने बीवी को रिक्शे में बिठाया और भाई के गांव के लिए निकल गया। जिस्म कमज़ोर था इसीलिए रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता चलाया। 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 9 घंटे लग गए। इसके बाद भाई बहन जब मिले तो जज्बात नहीं संभल पाए और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये वाक़या पन्ना के कुंजवान गांव का है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज रात 9 बजे तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 21 करोड़ 28 लाख के पार हो गई। वहीं इस मर्ज से अब तक 44,48,530 अफराद मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,79,13,456 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 25,420 कोरोना केसेस मिले और 44,103 लोग ठीक हुए। लगातार तीसरे दिन ठीक होने वालों की तादाद नए मरीजों से ज़्यादा है। इसके अलावा 385 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 3 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 19,071 की कमी आई। फिलहाल 3,28,000 एक्टिव केसेस है, यानी ये वो मरीज़ हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वजारत दाखिला के एक पैनल ने वज़ीर आज़म के दफ्तर को इंतबाह जारी किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट NIDM के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में इन्फेक्शन पीक पर पहुंचने का इंतबाह दिया है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही है और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। पैनल ने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की हिदायत दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, वेंटिलेटर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। माना जा रहा है कि तीसरी लहर का ज़्यादातर असर बच्चों के साथ नौजवानों पर पड़ेगा। ऐसे में उन्हें भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।